Hello everyone, you are welcoming in Pragati's classes. In the last video हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और पिट्स इंडिया एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है और ये क्यों पारित किया गया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्यों लाया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट था, इसको डिप्राइव करने का क्या रीजन था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब इट डिप्राइव द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित कर दिया। इस एक्ट को रेगुलेट करने का सिर्फ ये रीजन था, इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजस्व और वाणिज्यिक लाभ को, यानी कि टेरिटोरियल रेवेन्यू एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स को विनियमित किया गया। कंपनी को अपने प्रादेशिक और वाणिज्यिक खातों को अलग अलग रखने को कहा गया। इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस ये किए गए कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में वर्क करना अलाउ किया गया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जो ईसाई लोग थे, उनको इंडिया में वर्क करना अलाउ किया गया। इससे पहले वो इंडिया में वर्क नहीं करते थे और इसी तरह ही वो इंडिया में बसते चले गए, इंडिया में आते चले गए। उसके बाद a provision was made that company should invest ₹1 lakh per year on the education of Indians. मीन्स इसमें ये प्रावधान किया गया कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का निवेश करेगी। ये 4 पॉइंट्स थे जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में पारित किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाया गया। मेन पर्पस उसका ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आगे बढ़ाना था। It deprived the East India Company of its monopoly of trade with India except for tea and trade with China. The act regulated the company's territorial revenue and commercial profits. Means इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजस्व और वाणिज्यिक लाभ को विनियमित किया गया। कंपनी को अपने प्रादेशिक और वाणिज्यिक खातों को अलग अलग रखने को कहा गया। मतलब राजस्व का विभाग अलग, वाणिज्यिक प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो सब कुछ अलग। ये सब कुछ चार्टर एक्ट के थ्रू ही किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू। इसके बाद हमारा पारित किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833 को पारित करने का सबसे बड़ा रीजन ये था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत मतलब रिन्यू करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। East India Company was no more a commercial body, all its commercial functions being taken away, making it an administrative body working on behalf of the British government. ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक वाणिज्यिक निकाय नहीं रह गई थी। इसके सभी वाणिज्यिक कार्य छीन लिए गए थे तथा ये ब्रिटिश सरकार की ओर से काम करने वाली एक प्रशासनिक संस्था बन गई थी। मतलब चार्टर एक्ट 1833 में यहाँ तक हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कमर्शियल मींस एक वाणिज्यिक निकाय नहीं रह गई थी। इसके सभी वाणिज्यिक कार्य जो भी इनके कमर्शियल फंक्शंस थे वो सब कुछ छीन लिए गए थे और उसके बाद यह ब्रिटिश सरकार की ओर से काम करने वाली एक प्रशासनिक संस्था बन गई थी। पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये चली गई थी। तो ये चार्टर एक्ट 1813 से 1833 तक यहाँ तक ये सब हो गया था। इसके बाद हमारा पारित हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट 1853
इस एक्ट दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज। मींस जब हमें ये यूपीएससी जो हमारा स्टार्ट हुआ उसमें ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन इन सिविल सर्विसेज ये चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू हुआ था। ड्यूरिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1853 this act also empowered the court of directors either to constitute a new presidency to appoint a lieutenant governor। means इस अधिनियम ने निदेशक मंडल को एक नया प्रेसिडेंसी स्थापित करने या एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार भी दिया, जबकि निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। मतलब मीन्स ये हुआ कि इस अधिनियम ने, इस एक्ट ने निदेशक मंडल को, जो भी इनका निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक नया प्रेसिडेंसी स्थापित करने, एक नया प्रेसिडेंसी स्थापित करने या एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की क्या दी इन्होंने, करने का अधिकार भी दिया कि आप एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कीजिए। जबकि निदेशक मंडल की सदस्य संख्या जो पहले 24 थी वो घटकर कितनी रह गई, 18 ही रह गई इस एक्ट के थ्रू। फिर उसमें 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए। विधान पार्षद के रूप में 6 नए सदस्य जोड़े गए। 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। मींस विधान पार्षद के रूप में 6 नए सदस्य जोड़े गए। इन 6 नए सदस्यों में से मींस आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स 4 वर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। इन 6 सदस्यों में से 4 की नियुक्ति प्रांतीय सरकार सरकार द्वारा की गई। मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, प्रांतीय सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया 6 में से, और 6 मेंबर्स जो कि विधान पार्षद के रूप में जोड़े गए थे, और उसमें से 4 की नियुक्ति प्रांतीय सरकारों द्वारा की गई थी। तो ये थे हमारे एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853। इसका मैंने शॉर्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो शॉर्ट के थ्रू भी आप छोटे उन कुछ पॉइंट्स को और अच्छे से देख पाएंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।